ये सरकार नमस्कार, माहौल जबरदस्त शानदार। सरकार आइए लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम। सर एथिकल एस्पेक्ट्स अंडर जीएसटी, एक नया टॉपिक जो इस बार इंस्टीट्यूट ने ऐड किया है। सरकार देख लेते हैं ये भी टॉपिक, पर हाँ बताता हूं ये टॉपिक हम पढ़ रहे नो डाउट, बट इसमें सारे वो पॉइंट जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो जीएसटी के अंदर, वही पॉइंट का समावेश है, वही पॉइंट का कंक्लूजन यहां दे रखा है। सर ऑफेंसेस पेनल्टीज वाला चैप्टर, जेल के प्रोविजंस, पेनल्टी के प्रोविजंस क्लियर वो यहां दे रखे हैं। सर आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर में हमने पढ़ा है सर कि अगर एक्सीडिंग 2 लाख का आप अगर आईटीसी ले रहे हो, जैसे आप कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर स्कीम में आ रहे हो, या आप रजिस्टर्ड नहीं थे अब रजिस्ट्रेशन ले रहे हो बेटा, या आपके आउटवर्ड सप्लाई एग्जाम थे आप टैक्स हो रहे, तो इनपुट का स्टॉक जो था बेटा, इनपुट कैपिटल गुड्स जिनका भी क्रेडिट मिलता है बेटा, सर वो अगर अमाउंट सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी टेकन टुगेदर एक्सीड्स 2 लाख रुपए, तो सीए का सर्टिफिकेट चाहिए बेटा, याद आया बेटा। वो सब पॉइंट यहाँ कंपाइल किए हुए हैं और कोई मेजर बात, कोई टफ बात यहाँ नहीं लिखी बेटा, पर फिर भी सर इस चैप्टर के अंदर इंस्टीट्यूट ने 4 केस स्टडी दी है बेटा, इन चारों केस स्टडी अच्छी है। अच्छा वैसे बताता हूं मैं, उन केस स्टडी में भी मेजर जो डोमिनेंस है वो बोगस बिल वाले ट्रांजेक्शन का है, और बोगस बिल का ट्रांजेक्शन का मैं शानदार वाला ब्यूटीफुल एकदम आपको एग्जांपल देके ऑलरेडी समझा चुका हूं, तो वो यहाँ पे रिपीट होने वाला है सर। क्लियर, देखते हैं हम सर, मस्त होके पढ़ेंगे। आइए अपने मेन बुक के अंदर देखिए, मेन बुक से हम पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल बुक से, जीएसटी एथिकल एस्पेक्ट्स। आइए बच्चों, माहौल जबरदस्त शानदार। आइए सर, एथिकल एस्पेक्ट्स अंडर जीएसटी, सबसे पहला कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट दे रखा है सर। एथिक्स का मतलब क्या होता है, रोल ऑफ अ सीए इन एंश्योरिंग एथिक्स अंडर जीएसटी, ये थ्योरी पोर्शन दे रखा है। ठीक है सर, एक बार मैं आपको समझाता हूं कि आखिर क्या है एथिक्स। सर एथिक का मतलब क्या होता है, आप मुझे बताओ। जो लॉ बनाया हुआ है, वी मस्ट बी अधेयर टू द लॉ। आज देखिए बच्चों, सर इंडिया के अंदर अगर बोगस बिल के ट्रांजेक्शन इतने हुए हैं, आपने भी न्यूज में कई बार देखा होगा कि करोड़ों का बोगस बिल का ट्रांजेक्शन पकड़ा, पूरी चेन पकड़ी, उसमें कहीं ना कहीं साहब कुछ प्रोफेशनल कंसल्टेंट इन्वॉल्व होंगे, तभी जाके शेल कंपनीज बनी है, तभी जाके उनके थ्रू बोगस बिल के थ्रू क्रेडिट पास ऑन हुआ है। इसलिए जो नए प्रोफेशनल अब आ रहे हैं इंडिया के अंदर, मतलब आप लोग जो नए सीए बनने वाले हो, सरकार आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए इसलिए टॉपिक ऐड किया इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे। क्लियर, तो सर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मीनिंग क्या है बेटा, एथिक्स का मतलब होता है मॉरल प्रिंसिपल दैट गवर्न्स द पर्सन्स बिहेवियर और हाउ एन एक्टिविटी इज कंडक्टेड बेटा, मॉरल बिहेवियर बेटा। ओके सर, एथिक्स प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, क्या सही क्या गलत बेटा, guiding decision making and determining what is considered morally acceptable in the given context बेटा। क्लियर सर, अब मैं जस्ट आपको रीड इसलिए करा रहा हूं कि आपको लगेगा कि सर एक एक लाइन पढ़ ली हमने, ठीक है, अदरवाइज कोई इनका कोई बहुत ज्यादा रिलेवेंस नहीं है। एथिक्स आर फंडामेंटल टू इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एनी टैक्सेशन सिस्टम बेटा। आज कंसल्टेंट्स और हम सब लोग या बिजनेसमैन अगर एथिकल काम करेंगे तो सर गवर्नमेंट की रेवेन्यू जितनी आनी चाहिए उतनी प्रॉपर मिलेगी, टैक्स इवेजन नहीं होगा। सर हमारी जो गवर्नमेंट की जो टारगेट है बेटा रेवेन्यूज को लेके, इकोनॉमी को रन करने के लिए, वो सब फुलफिल हो पाएंगे बच्चों, हाँ ना भाई। इसमें कंसल्टेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्ले वाइटल रोल हाँ ना भाई। क्लियर, पढ़िए सर। Ethics are fundamental to the effective functioning of any taxation system. This also holds true for the GST regime in India. Ethical conduct contributes to increased regulatory compliance, reduced tax evasion, which in turn leads to increased government revenue collection. Clear? This tax revenue can be used for public welfare and development project बेटा। Ultimately देश के डेवलपमेंट में काम आएगा अगर फंड प्रॉपरली गवर्नमेंट के पास जाएगा तो। क्लियर, और वैसे भी इस बार देश हमारा सही हाथों में चल रहा है बेटा इन दिनों, इन सालों। Sir, it also helps in creating fair, transparent and trustworthy tax environment and reduces uncertainty that supports economic growth and development बेटा। ठीक है साहब। Unethical practices like issuing bogus invoices without underlying supply, wrongful availment of ITC, etc. not only undermine the tax revenues but also create an uneven playing field for honest taxpayer बेटा। मान लो कोई ऑनेस्ट टैक्स पेयर ऑनेस्टली टैक्स पे कर रहा है और एक डिसऑनेस्ट पर्सन है वो टैक्स प्रॉपर्ली पे नहीं कर रहा, तो उसकी कॉस्टिंग कम आएगी, इसकी कॉस्टिंग ज्यादा आएगी, तो अननेसेसरी वो लेवल प्लेइंग मार्केट नहीं हो पाएगा ना यार, तो पूरा माहौल ही खराब हो जाएगा यार, सारे लोग चीटिंग करना चालू कर देंगे बेटा। इसलिए एथिक्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है सर। इसलिए एथिकल बिहेवियर में ऑल्सो रिड्यूस टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स एंड लिटिगेशंस बच्चों, शांति की जीवन जियो बेटा, हाँ ना भाई। तो सर अब पॉइंट आता है कि सीए का रोल क्या है साहब। What is the role of a chartered accountant in ensuring ethics under GST? तो मैं आपको इसका ओवरव्यू देता हूं सर, कोई टफ पॉइंट नहीं है। जैसे आपने ऑडिट के अंदर प्रोफेशनल एथिक नाम का चैप्टर पढ़ा होगा बेटा,
अरे हाँ ना भाई, वहां ऑलरेडी सर आपने देखा होगा, अगर कोई चार्टर अकाउंटेंट अगर प्रोफेशनली मिसकंडक्ट करता है कोई, तो ऐसे केस में डिसिप्लिनरी एक्शन उसके अगेंस्ट लिया जाएगा। क्लियर? अगर वो प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट कर रहा है तो बेटा। हाँ है ना भाई? एंड सर आपने प्रोफेशनल एथिक में पढ़ा होगा, क्लोज 7 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल टू द चार्टर अकाउंटेंट एक्ट एंड क्लोज नंबर 8 ऑफ पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 2 ऑफ द चार्टर अकाउंटेंट एक्ट बेटा। इसने बोला है क्या, अगर पढ़िए, a chartered accountant in practice would be deemed to be a guilty of professional misconduct under this clause if he does not exercise the due diligence or is grossly negligent in the conduct of his professional duty। एक और पॉइंट पढ़िए फिर बताता हूं आपको मैं। फर्दर क्लोज नंबर 8 बोलता है क्या, a chartered accountant in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he fails to obtain sufficient material, sufficient information which is necessary for expressing any opinion or its exception are sufficiently material to negate the expression of an opinion। तो सरकार आपने अगर sufficient material information नहीं ली to give any certificate, कंसल्टेंसी देने के लिए, या आपने कोई सर डिक्लेरेशन देना था बेटा, तो सर इसमें अगर आपने कोई लापरवाही करी है तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा। अब आपने देखा होगा सर, आईटीसी पढ़ते वक्त हमने देखा है, रिफंड लेते वक्त हमने पढ़ा है कि अगर रिफंड का अमाउंट एक्सीडिंग ₹2 लिखे तो सीए और कॉस्ट अकाउंटिंग का सर्टिफिकेट चाहिए बेटा, एक्सेप्ट सर्टेन एक्सेप्शन को छोड़ो बेटा। सर अगर मान लो आपने 2 लाख से अब वो आईटीसी अवेल करिए, कब सर, वो स्टॉक का जब आपके गुड्स एग्जाम थे टैक्सेबल हो रहे बेटा, या नया रजिस्ट्रेशन ले रहे हो आप, या कंपोजिशन से रेगुलर स्कीम आ रहे हो, एक्सीडिंग ₹2 लाख तो सीए का सर्टिफिकेट चाहिए बेटा। कभी भी सर आपने देखा होगा सर, कभी चेंज इन दी ओनरशिप ऑफ द बिजनेस हो रहा है, अमल कमीशन मर्जर टेक ओवर हो रहा है बेटा, तो मैं अपना क्रेडिट ट्रांसफर को पास ऑन कर रहा हूं बच्चों, तो ऐसे केस में सर सीए का सर्टिफिकेट चाहिए जिसके अंदर ये सर्टिफाई करेगा कि यहाँ पे प्रॉपर अमल कमीशन मर्जर हुआ है, प्रॉपर आईटीसी पास ऑन हुई है, एंड देयर इज अ प्रोविजन ऑफ लायबिलिटीज ट्रांसफर ऑल्सो बेटा। मतलब केवल आईटीसी पास ऑन नहीं किया है, प्रॉपर लायबिलिटीज भी सारी पास ऑन हुई है, सर्टिफिकेट चाहिए बच्चा, है ना? तो ये सारी जगह पर सर्टिफिकेशन देने के लिए अगेन सर सीए को ध्यान रखना पड़ेगा, वो अपना ड्यू डिलिजेंस अप्लाई करे, एंड सर वो पूरा केयर फॉलो करे, पूरा केयर करे कि सर सारे डॉक्यूमेंट चेक करे, सर उनके ट्रांजेक्शन चेक करे, बिजनेस का ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है वो चेक करे, और उसके बाद अपना सर्टिफिकेशन दे, उसके बाद अपनी कंसल्टेंसी दे, उसके बाद अपनी एडवाइजरी इशू करे। एंड सर रोल ऑफ सीए क्या होगा बच्चों, सर इस तरह की कभी भी सर अनएथिकल एस्पेक्ट में, अनएथिकल काम में, जैसे बोगस बिल इशू करना, इस तरह के ट्रांजेक्शंस में इन्वॉल्व होना जहां पे रॉन्ग आईटीसी अवेलमेंट हो रहा है एसएससी को, है ना सर, इन सारे कामों में वो अपने आप को इन्वॉल्व ना करे। ही शुड मेंटेन सर प्रोफेशनलिज्म, है ना, एंड ही मस्ट पजेस प्रोफेशनल नॉलेज जो आप में आ गया है बेटा, है ना भाई? ये सब बातें यहाँ लिखी बेटा, पर सर मैं आप डायरेक्टली आप देखिए मुद्दे पे आता हूं बच्चों। सर सबसे पहली बात, what all certifications or reports to be furnished by a CA required under GST law बेटा। क्लियर? ये सारे पॉइंट आप पढ़ चुके हो, मैं केवल हेडिंग पढ़ाता हूं, आपको सारे पॉइंट याद आएंगे, मैं याद दिलाऊंगा, रिवीजन भी करा देता हूं। सर सर्टिफिकेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ आईटीसी क्लेम्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, भले वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन हो या स्विचिंग टू रेगुलर टैक्स पेइंग स्टेटस, कंपोजिशन से रेगुलर स्कीम में आ रहा है, या कमिंग टू टैक्स पेइंग स्टेटस बेटा, मतलब पहले एग्जाम सप्लाई करा था, अब वो सप्लाई क्या हो गई बेटा, टैक्सेबल हो गई बच्चों। तो सर याद करो, सर मैंने आईटीसी पढ़ाते वक्त आपको चार्ट बनाते हुए बना के समझाया मैंने कि अगर आप एसएससी हो एंड मान लो आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो, एंड नाउ यू आर बिकमिंग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, और जिस दिन आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हुए उसके, अच्छा यहाँ पे तो केवल प्रोविजन रिपीट कर रखा है बेटा, पूरा प्रोविजन रिपीट किया है सर, देख लीजिए ये सेम चार्ट आपको अपने मेन बुक में भी मिला होगा बेटा, ये सेम कंटेंट, ये सेम पैराग्राफ आपको अपनी बुक में भी मिला होगा बेटा, यहाँ पे केवल ये पॉइंट एक्स्ट्रा लिखा है बेटा, बस ठीक है। तो यहां तक जो ऑलरेडी पढ़ा दिया है मैंने आपको मेन बुक के अंदर, सर उस भले आपने फास्ट ट्रैक बेस लिया हो, फुल कोर्स बेस लिया हो, एग्जाम ओरिएंटेड बेस लिया हो, सर ये सब तो आपने ऑलरेडी पढ़ लिए होंगे बेटा, पर फिर भी मैं रिवीजन कर रहा था आपको। अब सर जिस दिन एसएससी रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, तो पहली बात तो वो रजिस्ट्रेशन क्यों करा रहा है, अगर वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करा रहा है तो जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन उसको मिला है दैट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और उससे एक दिन पहले जो क्लोजिंग स्टॉक होगा इनपुट का, जो लास्ट 1 ईयर में उसने परचेज किया उसका आईटीसी मिल जाएगा बेटा, कैपिटल गुड्स नहीं मिलता है बेटा। अच्छा अगर वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन था और विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, तो जिस दिन वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन था सर वही दिन इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा बेटा। और सर ऐसे केस में सर जैसे 14th फरवरी को यू बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, आपने 1 मार्च को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, 5 मार्च को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिल गया, तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 14 फेब। अब 14 फेब अगर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है तो 13 फेब को जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा, इनपुट का जो लास्ट 1 साल में परचेज किया आपने बेटा,
सर पर अगर आपने 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, लेट अप्लाई किया, 14 फेब को यू बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, 1 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, 5 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया, तो 5 अप्रैल ही क्या होगी, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगी। तो 4 अप्रैल को जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, इनपुट का जो लास्ट 1 ईयर में परचेज किए उनका आपको आईटीसी मिलेगा, उससे एक्सेस आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। क्लियर, डन। ये बातें हम ऑलरेडी कर चुके थे। अब इन सारे केस में वो असेसी जब क्रेडिट लेता है उसको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, स्टॉक स्टेटमेंट देना पड़ता है इन फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 01 ऑन दी कॉमन पोर्टल विद इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर उसको ये स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है। प्लस कमिश्नर अगर एक्सटेंशन दे तो एक अलग बात है बेटा। अब सर स्टॉक स्टेटमेंट क्या लिखेगा, वो सारे इनपुट जिसका वो क्रेडिट ले रहा है बेटा, आया ना भाई, क्लियर। प्लस ध्यान देना बच्चा, अगर सर कभी भी अमाउंट ऑफ आईटीसी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, इन सबको क्लब करके इफ इट एक्सीड्स ₹2 लाख, ऐसे केस में सीए और कॉस्ट अकाउंटेंट का उसको सर्टिफिकेट भी अटैच करना पड़ेगा। क्लियर, डन। अच्छा एक बात और सर, ये तो मैंने बताया जब रजिस्टर्ड नहीं था और रजिस्ट्रेशन करा रहा है बेटा। सेकंड बात, अगर मान लो एसएससी के आउटवर्ड सप्लाई एग्जाम थे, अब टैक्सेबल हो गए बेटा, और जीएसटी में रजिस्टर्ड था बेटा और उसके आउटवर्ड सप्लाई एग्जाम थे, वो क्या हो गए, टैक्सेबल हो गए। तो ऐसे केस में जो लास्ट 1 ईयर में उसने इनपुट परचेज किए, कैपिटल गुड्स परचेज किए, और वो अगर स्टॉक में है तो उन कैपिटल गुड्स का भी क्रेडिट मिलता है 5% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर। सर आपको अमाउंट लेस करना पड़ेगा, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ आईटीसी विल बी अलाउड। आया ना मालिक। सर सारे केस में जाना, इनपुट रॉ मटेरियल कंडीशन में हो, डब्ल्यूआईपी कंडीशन में हो या फिनिश्ड गुड्स कंडीशन में हो, सबका आईटीसी मिलता है। ये मैं रिवीजन करा रहा हूँ बेटा, नया पॉइंट कोई भी नहीं पढ़ा रहा बेटा। आई थिंक ये जब बोल रहा हूं तो आपको याद भी आ रहा होगा। क्लियर। अब सरकार अगेन 2 लाख से ऊपर का अमाउंट अगर है तो सीए का सर्टिफिकेट चाहिए बेटा। थर्ड केस, कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर स्कीम में आ रहे हो, अगेन सेम पॉइंट एप्लीकेबल होता है सर। लास्ट 1 ईयर में जो कैपिटल गुड्स परचेज किए, इनपुट परचेज किए, वो अगर स्टॉक में है तो क्रेडिट ले लीजिए बेटा। कैपिटल गुड्स में 5% पर क्वार्टर लेस कर दो बच्चों, हाँ है ना बेटा, क्रेडिट मिलेगा। और अगर अमाउंट ऑफ आईटीसी एक्सीडिंग ₹2 लेके तो ऐसे केस में सीए का सर्टिफिकेट चाहिए। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके, ये मैंने रिवीजन कराया आपको बेटा, हाँ है ना बेटा। अब यहां पर सर्टिफिकेट देते वक्त क्या ध्यान देना बेटा, वो यहां लिखा है बेटा, एक पैराग्राफ हर जगह कॉमन ऐड किया बेटा। हम जितने भी पॉइंट आगे बढ़ेंगे वहां पे एक कॉमन पैराग्राफ आपको हर जगह मिल जाएगा बच्चों, इसको ध्यान से देख लो। मतलब आपका एथिकल एस्पेक्ट अंडर जीएसटी का हेडेक ही खत्म है भाई। पढ़ो एक बार, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि हमने जीएसटी टॉपिक पढ़ते वक्त बहुत शिद्दत से पढ़े बेटा पॉइंट, ठीक है सर। अ सीए इज रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द टैक्स पेयर, तो देर वो सर्टिफिकेट जो दे रहा है वो प्रॉपर दे बेटा। And to provide reasonable assurance that the amount declared in the form number GST ITC 01 have been accurately drawn from the books of account and other relevant records or documents of the taxpayer and is claimed as ITC, और उसने प्रॉपर आईटीसी क्लेम किया है, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह उसने वेरीफाई किए, उसके बाद ही सर उसने सर्टिफिकेट दिया बेटा, हाँ है ना भाई, डन। ये लो, इतना सा पॉइंट एक्स्ट्रा था बेटा, बाकी पूरा पॉइंट सेम बेटा। सेम में देख लीजिए सेकंड केस, सर्टिफिकेशन दैट द सेल, merger, demerger, amalgamation, lease or transfer of business done with a specific provision for transfer of liabilities बेटा, the specific provision of the transfer of liabilities बच्चों। मतलब ये हो गया कि सर ऑलरेडी बात कर लेना, भी मैंने बताया, रिवीजन कराया मैंने। सर अगर कभी भी अमलगमेशन, मर्जर, चेंज ऑफ ओनरशिप हो रहा है, पैन नंबर चेंज हो जाएगा बेटा, पैन नंबर चेंज हुआ तो रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज हो जाएगा। तो ऐसे केस में ट्रांसफर के रजिस्ट्रेशन नंबर पे जो आईटीसी बैलेंस पड़ा है वो ट्रांसफर को पास ऑन हो जाएगा थ्रू फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 02। ट्रांसफर क्या करेगा, आईटीसी पास ऑन करेगा टू ट्रांसफरी, और उसमें रीजन लिखेगा क्या, ड्यू टू अमलगमेशन मर्जर में ये आईटीसी पास ऑन कर रहा हूं। प्लस यहां पे हर केस में भले ही अमाउंट ऑफ आईटीसी 2 लाख क्रॉस करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहां पे सीए का और कॉस्ट अकाउंटेंट का, इधर सीए और कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट चाहिए कि यहाँ पे जो आईटीसी पास ऑन किया है, ये अमलगमेशन मर्जर जो हुआ इसमें प्रॉपर लायबिलिटीज भी सारी पास ऑन हुई है, आए ना भाई, क्लियर। ये सर्टिफिकेट चाहिए बेटा, और सर्टिफिकेट अटैच करेगा तब जाके आईटीसी पास ऑन होगा बेटा। अब यहाँ पे ये एक्स्ट्रा लाइन क्या लिखी बेटा, वो पढ़ लीजिए बेटा। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड टू एग्जामिन बुक्स ऑफ अकाउंट and other relevant documents or records of the taxpayer and to provide a reasonable assurance in the certificate that sale, merger, demerger, amalgamation, lease or transfer or business has been done with a specific provision of the transfer of liabilities. Clear? Liabilities भी ट्रांसफर हुई है पे, आया ना भाई, खत्म, समझे मेरी बात, डन। तो सर यहाँ पे एक और काम करिएगा, ये और की जगह ऑफ करिएगा, है ना, टाइपिंग एरर। लीज और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस हैज बीन डन विद अ स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटीज भी ट्रांसफर हुई। क्लियर, डन। आइए बच्चों थर्ड पॉइंट, अरे समझ में आ रहा है ना माहौल, चलिए सर। सर्टिफिकेशन दैट इन केस ऑफ रिफंड क्लेम एक्सीडिंग ₹2 लाख बाय द एप्लीकेंट देयर इज नो अनजस्ट एनरिचमेंट। सर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या, अगर कभी भी कोई एसएससी
रिफंड के लिए अप्लाई कर रहा है सर, और अमाउंट ऑफ रिफंड अगर एक्सीडिंग रुपीज 2 लाख है, एक्सीडिंग रुपीज 2 लाख है, तो ऐसे केस में उसको देख 2 लाख तक का अमाउंट है तो सेल्फ डिक्लेरेशन ही चाहिएगा कि मैंने सर बर्डन मैंने ही बोन किया, इसका बर्डन मैंने आगे शिफ्ट नहीं किया, देयर इज एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट। पर अगर जैसे ही अमाउंट ऑफ आईटीसी अमाउंट ऑफ रिफंड एक्सीड करता है कितना 2 लाख, तो ऐसे केस में सीए का या कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट चाहिए सर्टिफाइंग दैट इसने जो रिफंड क्लेम कर रहा है उसका बर्डन आगे शिफ्ट नहीं किया है, ही इज द एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। क्लियर? और वो सर्टिफिकेट इसको अटैच करना पड़ेगा बेटा। आया ना भाई? डन। ये प्रोविजन रिपीट हो गया बेटा, आपको ऑलरेडी आता था बेटा। अब जब सर्टिफिकेट इशू करेगा सीए, क्या ध्यान रखना बेटा, वही सारे जो पॉइंट हमने ऊपर पढ़े वही यहाँ लिख दिया वापस से बेटा। द सर्टिफिकेशन बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट should be based on meticulous examination of the books of account and other relevant documents or records, supporting the refund claim, thereby providing reasonable assurance that the incidence of tax, interest or any other amount claimed as refund has not been passed on to any other. क्लियर? कि बर्डन आगे शिफ्ट नहीं हुआ है, इसने बर्डन बोन किया, ये रिफंड ले रहा है, रिफंड दे दो इसको, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो देखिए बेटा, सीए जो सर्टिफिकेट दे रहा है उसके सर्टिफिकेट पे भारतीय गवर्नमेंट सर विश्वास कर रही है और विश्वास पे रिफंड दे रही है बेटा। तो सर यू शुड बी एथिकली सो स्ट्रॉन्ग की जो आप सर्टिफिकेट दे रहे हो वो प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस के बाद ही दे रहे हो। ये समझाने का टॉपिक है ये वाला, नथिंग एल्स। सर फिर पॉइंट नंबर 4 देखिए बेटा। सर अगर कोई एसएससी, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या लिखा बेटा भाई, अगर एसएससी जीएसटी में रजिस्टर्ड था, अब रजिस्ट्रेशन करा रहा कैंसिल। एसएससी पहले रेगुलर स्कीम में था, अब 1 अप्रैल से आ रहा है कंपोजिशन स्कीम में। एसएससी के गुड्स पहले टैक्सेबल थे, गुड्स सर्विस टैक्सेबल थी, अब हो रही है एग्जाम बेटा, तो आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है बेटा। तो जितना भी इनपुट स्टॉक में है उसका आईटीसी रिवर्स, कैपिटल गुड्स जो स्टॉक में है उसका डिवाइड बाय 60 मंथ इनटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इनकम्प्लीट मंथ, इतना प्रोपोर्शनल आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है बेटा। और रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा होता है तो इनकी ओपन मार्केट वैल्यू पे जो जीएसटी बन रहा होता है और प्रोपोर्शनल आईटीसी जो है आपने कैलकुलेट किया विचएवर इज हायर, इतना पे करना पड़ता है। ठीक है, ये मैंने आपको प्रोविजन रिपीट कराया। अब बच्चों मेरा पॉइंट ये है कि जितना भी इनपुट स्टॉक में है, जितना भी कैपिटल गुड स्टॉक में है, उनका प्रोपोर्शनल क्रेडिट रिवर्स बेटा। अब हो सकता है कोई इनपुट ऐसा जो 20 साल पुराना पड़ा बेटा, आईटीसी तो रिवर्स करना पड़ेगा। देखो आईटीसी लेते वक्त बोला इन्होंने क्या, पिछले 1 ईयर में जो परचेज किया उसी का आईटीसी मिलेगा, पर आईटीसी रिवर्स करते वक्त ये नहीं बोला कि सर जो लास्ट 1 ईयर में परचेज किया उसी का आईटीसी रिवर्स करना है। आईटीसी कितना ही सर गुड्स कितना ही पुराना परचेज किया हुआ क्यों ना हो, वी डोंट केयर, पूरा आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, वो स्टॉक जो आपके पास पड़ा है उसका बेटा। अब मान लो कोई इनपुट है जो 20 साल पुराना पड़ा है बेटा, या 6 साल पुराना है, 8 साल पुराना, 9 साल पुराना है, जिसके डॉक्यूमेंट ही आपके पास नहीं है, यू डोंट हैव द डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू दोज इनपुट्स, जो स्टॉक में तो है जिसका आईटीसी रिवर्स तो करना है, पर उसके परचेज पे टैक्स कितना पे किया तो पता ही नहीं भाई। तो ऐसे केस में हमने पढ़ा हुआ है सर कि ऐसे केस में क्या करना होता है, ऐसे केस में सर अगर आपके पास परचेज के डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड नहीं है, आपको नहीं पता कि इसके परचेज पे कितना टैक्स पे किया, कितना आपने आईटीसी लिया, तो ऐसे केस में करंट प्रिवेलिंग मार्केट वैल्यू जो होगी, उस करंट प्रिवेलिंग मार्केट वैल्यू पे जो करंट रेट ऑफ टैक्स है उसके अकॉर्डिंग कितना टैक्स बनता है, इतना आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। पर एसएससी होशियार है बेटा, मान लो करंट प्रिवेलिंग मार्केट रेट बहुत कम लिख दे तो बेटा आईटीसी रिवर्सल बहुत कम हो जाएगा बच्चों। इसीलिए वहां पे अमाउंट इन्वॉल्व कितना भी क्यों ना हो, वी डोंट केयर, इररेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व, यहाँ पे सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है कि यहाँ पे जो प्रिवेलिंग मार्केट वैल्यू इसने लिखी इन इनपुट्स की वो सही लिखी है ना। तो यहाँ पे सीए का रोल क्या बेटा, सीए का रोल ये है कि सर्टिफिकेट देते वक्त वो सब कुछ ध्यान रखे बेटा, मार्केट में उनकी वैल्यू क्या है वो ध्यान रखे। पढ़ लो सर, अ सर्टिफिकेशन बाय सीए शुड बी based on meticulous examination of the books of account and other relevant documents or evidences and records of the taxpayer, thereby providing a reasonable assurance as regards the correctness of the quantum of the amount of ITC to be reversed in case where the tax invoices relating to inputs held in stock are not available. आया ना मालिक? क्लियर, ताकि डिपार्टमेंट एश्योर हो जाए कि इसने जो मार्केट वैल्यू डिक्लेयर करी वो सही डिक्लेयर करी। क्लियर, डन। पर हाँ अगर आपके सारे इनपुट अवेलेबल है तो ऐसे केस में रिवर्सल का अमाउंट कुछ भी वहां पे सीए का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। ओके, जहां पे इनपुट के आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है अभी, तो वहां पे प्रिवेलिंग मार्केट वैल्यू देखते हैं। और प्रिवेलिंग मार्केट वैल्यू जो होती है बेटा उसके लिए सीए का सर्टिफिकेट चाहिए कि वैल्यू डिक्लेयर करिए वो सही डिक्लेयर करिए। क्लियर, डन, समझे? तो सर ये सब प्रोविजंस रिपीट किए हुए जो आपने पढ़े हुए वही यहाँ पे लिखे और एक पैराग्राफ सब जगह ऐड कर दिया कि सीए को ये ध्यान रखना चाहिए। सर आइए मालिक, सर
आइए, और सीए का रोल क्या आता है बड़ा पूरे जीएसटी में, सारे पूरे जीएसटी में जहां जहां सीए का रोल आ रहा है वो सभी यहाँ लिख दिया इन्होंने। ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन नंबर 66। आपको पहले सेक्शन नंबर 66 बताता हूं सर, याद करो, स्पेशल ऑडिट बाय सीए और कॉस्ट अकाउंटेंट। सर, एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, अगर उसके पास रीजन टू बिलीव है, सॉरी, इफ ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट आपने जो आईटीसी लिया हुआ है वो फ्रॉडुलेंट है, नॉर्मल लिमिट से बहुत ज्यादा है बेटा, या फिर आपने जो वैल्यू डिक्लेयर किया हुआ है वो सर सही डिक्लेयर नहीं किया हुआ है, मतलब या तो वैल्यूएशन में या आईटीसी में गड़बड़ है, तो ऐसे केस में सच ऑफिसर आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम द कमिश्नर आपको स्पेशल ऑडिट का ऑर्डर दे सकता है, और ऐसे केस में आपको सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट who will be nominated by the commissioner, उससे आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट करानी पड़ेगी सर, और ये ऑडिट आपको करवानी पड़ेगी इररेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि अदर एक्ट में आपकी ऑडिट ऑलरेडी हो रखी है कि नहीं हो रखी है, वी डोंट केयर। और हाँ, ये ऑडिट इनको 90 डेज के अंदर पूरा कंप्लीट करना पड़ता है, पर अगर लेट हो गए तो 90 डेज का टाइम और मिल सकता है। असिस्टेंट कमिश्नर कैन गिव यू फॉर द टाइम लिमिट ऑफ 90 मोर डेज बेटा, हाँ ना भाई, क्लियर। अब ऑडिट रिपोर्ट जो सबमिट किया है उसके बेस पे डिपार्टमेंट क्या करेगा, एक्शन लेगा। उनको लगता है सब कुछ सही है तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, उनको लगता नहीं एसएसजी गड़बड़ करी हुई है तो सेक्शन में 73 या 74 फॉलो करके वो शोकोज नोटिस सर्व करेंगे और फिर अकॉर्डिंगली डिमांड वगैरह चलेगी बेटा, आए ना भाई, डन। ये मैंने पूरा प्रोविजन रिपीट कर दिया। और हाँ, दिस इज द सीए और कॉस्ट अकाउंटेंट हु इज अपॉइंटेड बाय द डिपार्टमेंट, कमिश्नर नॉमिनेट करता है बेटा, और इसका फीस भी कमिश्नर ही डिसाइड करता है एंड डिपार्टमेंट ही फीस देता है। इनके एक्सपेंसेस ऑफ द ऑडिट आर बोर्न बाय द डिपार्टमेंट, एसएससी फीस नहीं देता बेटा, डिपार्टमेंट फीस देगा उस सीए को, है ना भाई। ये प्रोविजन मैंने आपको रिपीट करा दिया है, हमने ऑलरेडी प्रोविजन पढ़ा हुआ है बच्चों, क्लियर। अब आप खुद देखिए बेटा, अब जो सीए आपके यहाँ ऑडिट करना है, डिपार्टमेंट को लगा कि वैल्यूएशन सही नहीं है, आईटीसी डिक्लेयर किया वो सही नहीं, इसलिए तो आपको भेजा है, तो आप तो सर एथिकली स्ट्रांग होने चाहिए यार, पता बड़ा सब क्लाइंट से पैसे ले लिए सर हमने, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्लियर। आपको अपना प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस फॉलो करना है, प्रॉपर आपका सारे रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करने हैं, आपको सब कुछ रूल्स रेगुलेशन जो है बने हुए जीएसटी के अंदर सारे प्रोविजन जो है उसका नॉलेज होना चाहिए एंड उसको प्रॉपरली अप्लाई उस असेसर ने किया कि नहीं किया आपको चेक करना है, क्लियर। ये हो गया रोल ऑफ सीए बेटा, खत्म बिल, ठीक है। आप चाहे तो एक बार इसको इस पैराग्राफ को पढ़ लो बेटा, यहां तक तो वैसे भी पूरा प्रोविजन जो 70 जो सेक्शन में 66 है उसको रिपीट किया बेटा यहां तक, हाँ ना भाई, ये पैराग्राफ पढ़ लो बेटा। A CA must approach the special audit with an unbiased and impartial mindset, free from any external influences और conflict of interest बेटा, obviously ये जनरल बातें लिखी जो आपने ऑडिट वगैरह में कई सारी जगह पढ़ रखा है बेटा। This ensures that the audit findings are based on factual evidences and professional judgment rather than personal biases. He should first go through the terms of the reference provided by GST authorities to understand the scope and objective of the special audit बेटा। आपको स्पेशल ऑडिट के लिए अपॉइंट किया तो कारण क्या है उसका और आपको क्या काम करना है। दिस डॉक्यूमेंट आउटलाइंस द स्पेसिफिक एरियाज एंड टैक्स पीरियड्स टू बी ऑडिटेड बेटा, वो डॉक्यूमेंट बताएगा आपको किस किस टाइम पीरियड का, किस टैक्स पीरियड का आपको ऑडिट करना है और किन किन स्पेसिफिक एरिया का आपको ध्यान रखना है। He should conduct a comprehensive review of all relevant documents including financial statements, invoices, transaction records and any other documentation provided by the taxpayer. This ensures that audit findings are based on accurate and reliable information. He should take steps to identify and mitigate any potential conflict of interest that may arise during the special audit. अगर कोई conflict of interest arise होता है तो उसका भी इसको ध्यान रखना है बेटा। This includes refraining from engaging any activity or relationship that could compromise their objectivity or independence बेटा। आपको क्लाइंट से कोई संबंध नहीं बनाना बेटा, अच्छे वाले, समझे मेरी बात सर, so that आपका इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी खत्म नहीं हो बेटा। If a conflict of interest does arise, it should be promptly disclosed to the relevant parties बेटा। मान लो आपको ऑडिट करते करते किसी से मोहब्बत हो गई बेटा, तो आपको डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा मोहब्बत हो गई साहब, मेरी ऑडिट रिपोर्ट विश्वास मत करना सर। फिर अपार्ट फ्रॉम अफोरसेड स्पेसिफिक रोल्स डिफाइंड इन द जीएसटी लॉ फॉर सीए, सर ये तो हो गया सारे पॉइंट बता दिए बेटा। अब एक कॉमन पैरा लिखा सबके लिए बेटा, अपार्ट फ्रॉम द अफोरसेड रोल्स एज डिफाइंड इन जीएसटी लॉ फॉर सीएज, there may be specific scenarios where attested documents, certificates issued by CAs are relied during the proceedings under GST law by tax authorities and also judicial forums बेटा। कोर्ट वगैरह में आप जा रहे हो सर, तो ऐसे केस में आपके सर्टिफिकेट्स, आपके डिक्लेरेशन पे विश्वास किया जाता है बेटा।
एज अ जनरल प्रैक्टिस वाइल डीलिंग विद द जीएसटी लॉ रिलेटेड डिस्प्यूट्स बेटा। हाँ है ना भाई, इसलिए आपको प्रॉपर नॉलेज एंड प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस फॉलो करना चाहिए वाइल इशूइंग एनी डिक्लेरेशन और वाइल गिविंग एनी बिजनेस एडवाइजरी और वाइल गिविंग एनी सर्टिफिकेट बेटा। हाँ है ना भाई, ठीक। तो ये तो था क्या, ज्ञान जो हमको ऑलरेडी आता था बेटा। अब आते हैं मुद्दे पर। सर यहां पर इंस्टीट्यूट ने 4 केस स्टडी दे रखी है बेटा। अच्छा केस स्टडी बेटा, मजा आएगा आपको। और हाँ सर, ये केस स्टडी पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बार याद दिलाता हूं, वो याद करो। अच्छा, ये केस स्टडी का केवल इंट्रो दे रखा है सर, यहां से केस स्टडी शुरू हो रही है। ओके, हम केस स्टडी नंबर 1 शुरू कर रहे हैं बेटा। पर हाँ, उससे पहले अब याद करो सर, ये रहा वो क्या लिखा है, हाउस द जोश। हाय सर, सरकार ये रहा वो सर्कुलर। याद करो, बोगस बिल के ट्रांजेक्शंस, बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने आपको फेक इनवॉइसेस के बारे में समझाया था सर। 3 एग्जांपल लेके कि अगर एसएससी सर, एक तो हो गया क्या, बोगस बिल इशू करने वाला पर्सन, क्लियर, जिसके पास एक्सेस आईटीसी थी वो पास ऑन करना चाह रहा है। एक हो गया लास्ट वाली पार्टी जिसको अल्टीमेटली उस बोगस बिल का क्रेडिट मिल रहा है और वो उस क्रेडिट को यूज कर रहा है। एक हो गया बीच वाला पार्टी जो बोगस बिल ले रहा है और बोगस बिल इशू कर रहा है बेटा। हाँ ना भाई, क्लियर सर। इसका मैंने एक बहुत ही सुंदर आपको एग्जांपल दिया था थ्रू दिस सर्कुलर बच्चा, ठीक है। अच्छा, मैं जस्ट आपको फटाफट ब्रीफ कर देता हूं बेटा इस सर्कुलर को, क्योंकि इस अगले केस स्टडी में वो काम आने वाली बेटा। या एसीडी उठा के दिया बेटा उसमें। सर याद है बेटा, अगर मान लो आप बोगस बिल इशू कर रहे हो विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ, तो सर मैं समरी फॉर्म में बता रहा हूं आपको फटाफट कि अगर किसी एसएससी ने बोगस बिल इशू किया विदाउट एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ, तो ऐसे केस में सिंस सप्लाई ही नहीं हुआ तो चार्जिंग सेक्शन ही अटैक नहीं हुआ, टैक्स लेवी नहीं हुआ, तो कलेक्शन की बात आएगी नहीं बच्चा। इसलिए सेक्शन नंबर 73, 74 का पेनल्टी उस पर नहीं लगता है, क्योंकि 73, 74 लगता है कब, शॉर्ट पेमेंट, नॉन पेमेंट, शॉर्ट लेवी, नॉन लेवी और एरविनेस रिफंड। जब लेवी नहीं हुआ तो लायबिलिटी की बात आएगी नहीं, देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी पेमेंट एट ऑल। तो पर अब 73, 74 का पेनल्टी नहीं लगेगा तो क्या लगेगा बेटा, सर सेक्शन नंबर 122 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर 2 का पेनल्टी यहाँ पे लगता है, मतलब 100% टैक्स इन्वॉल्व्ड इज द पेनल्टी का अमाउंट। सर ये लग गया कि इसने बोगस बिल इशू किया उस पर बेटा। अब सर मान लो आपने अल्टीमेटली उस बोगस बिल के बेस पे आईटीसी लिया और यू आर द एंड यूजर ऑफ दैट आईटीसी, और अल्टीमेटली आपकी लायबिलिटी को पे करने में वो आपने रॉन्ग अवेल्ड आईटीसी को यूज किया। तो ऐसे केस में मान लो आपकी ओरिजिनल लायबिलिटी थी सर 50 लाख रुपए की, आपने 40 लाख का रॉन्ग क्रेडिट बोगस बिल के बेस पे लिया और उसको यूज किया आईटीसी को अपनी एक्चुअल लायबिलिटी को पे करने के लिए, मतलब आपने शॉर्ट पेमेंट किया बेटा बाय यूटिलाइजिंग रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी बेटा। तो ऐसे केस में शॉर्ट पेमेंट हुआ इसलिए सेक्शन नंबर 74 लगेगा, क्योंकि यह इंटेंशन टू इवेड टैक्स था और सेक्शन नंबर 74 लगता है तो सर किसी और प्रोविजन ऑफ द एक्ट की कोई और पेनल्टी आप पे चार्ज नहीं होगी, और 74 सेक्शन नंबर 74 की पेनल्टी आप पे चार्ज होगी विच इज कॉल्ड 100% टैक्स इन्वॉल्व बेटा। पर 120 सेक्शन नंबर 122 का कोई पेनल्टी चार्ज नहीं होगा बेटा, क्योंकि 73 या 74 का पेनल्टी अगर किसी पे लग रहा है तो एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट का कोई पेनल्टी आप पे चार्ज नहीं हो सकता। एंड लास्ट पॉइंट सर, वो बीच वाली पार्टी बेटा जिसने बोगस बिल लिया, बोगस बिल दिया, उसने ना एक्चुअल सप्लाई लिया था ना एक्चुअल सप्लाई किया था, तो लेवी की बात तो आती नहीं बच्चों, क्लियर सर। इसलिए जब लेवी नहीं हुआ तो लायबिलिटी की बात नहीं आएगी, लायबिलिटी की बात नहीं आएगी तो शॉर्ट पेमेंट, नॉन पेमेंट, शॉर्ट लेवी, नॉन लेवी का पॉइंट आता ही नहीं है। इसलिए सेक्शन नंबर 74 का पेनल्टी यहां नहीं लगता। पर सिंस बोगस बिल लिया, बोगस बिल के बेस पे क्रेडिट लिया, तो सेक्शन नंबर 122 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर 7 का पेनल्टी लगेगा, और बोगस बिल इशू किया इसलिए सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 क्लोज 2 का भी पेनल्टी इस पे चार्ज होगा बच्चों। है ना भाई, और हाँ साथ में ये पेनल्टी तो ही है। एंड सर याद है बेटा वो कंसल्टेंट जिसने इनको आइडिया दिया था बेटा, अरे हाँ है ना भाई, कार्तिक का मैंने एग्जांपल लिया था जैसे फुल कोर्स में, सरकार ओ मालिक वहां पे मैंने बोला था कि जो कंसल्टेंट ने आइडिया दिया था इनको कि तुम ऐसा काम कर सकते हो, हु इज हेल्पिंग देम एंड हु इज रिटर्निंग द सॉरी हु इज गिविंग द डायरेक्शन एंड एट हु इज इंस्टेंस द ट्रांजेक्शन वाज कैरिड ऑन बेटा। हाँ है ना भाई, उसको भी पेनल्टी है सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 एक ही 100% ऑफ बेनिफिट इन्वॉल्व, प्लस इन सब पे जेल के प्रोविजन भी है सेक्शन 132 के बेटा। हाँ है ना भाई, याद है बेटा, अगर अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व एक्सीडिंग ₹2 करोड़ है बेटा 3 साल तक का जेल, एक्सीडिंग ₹5 करोड़ है तो 5 साल तक का जेल है बच्चा। हाँ है ना रे होशियारी। और बोगस बिल इशू करने वाले केस में अगर 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक का अमाउंट है तो भी 1 साल तक का जेल है बच्चा। है ना मालिक। तो सर ये मैंने आपको बोगस बिल का वापस से सर्कुलर पूरा रिवाइज करा दिया जो मैंने पढ़ा रखा है आपको ऑलरेडी बेटा,
क्लियर? भले आपने एग्जाम ओरिएंटेड बेस लिया हो, फुल कोर्स बेस लिया हो या फास्ट ट्रैक बेस लिया हो, शायद पूरी पिक्चर आपको याद आ गई होगी बच्चा। अब ये केस स्टडी नंबर 1 पढ़िए बेटा। आपको ऐसा लगेगा सर वही उठा के दिया है मैंने, आपको ऐसा लगेगा जो मैंने लेक्चर में आपको एग्जाम्पल दिया है वही याद दिया है बेटा। पढ़ो। फैक्ट्स ऑफ द केस। Messrs L and Company, a partnership firm with two partners, Mr. X and Mr. Y, is registered under GST in Kolkata, West Bengal. Okay. सर एलिमेंट कंपनी जो है वो एलएलपी है बेटा, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है वेस्ट बंगाल में। इसके दो पार्टनर है एक्स और वाई। इट इज एंगेज इन सप्लाइंग मटेरियल्स यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज। कंस्ट्रक्शन वाले मटेरियल सप्लाई करते हैं भाई साहब ये। मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई आर फ्रेंड्स, दोनों दोस्त है बेटा। And each of them also have their own separate sole proprietorship firm engaged in supplying construction material. Okay, सर मिस्टर वाई और एक्स और वाई दोनों क्या है? दोनों दोस्त है बेटा और दोनों सेपरेटली जीएसटी में रजिस्टर्ड है एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न बेटा। क्लियर? एंड देयर फर्म आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। मिस्टर ए इज अ टैक्स कंसल्टेंट। मिस्टर ए इज अ टैक्स कंसल्टेंट ऑफ द फर्म एल एंड कंपनी। पर मिस्टर ए जो है वो सीए नहीं है बेटा, क्योंकि सीए कभी भी गलत काम नहीं करता, ऐसा डिपार्टमेंट भी मांगता, ऐसा हम लोग मानते हैं बेटा। क्लियर? ठीक सर। तो मालिक अल्टीमेटली मिस्टर ए जो सीए नहीं है वो है कंसल्टेंट, एक्स और वाई दोनों पार्टनर है, उनकी भी खुद की सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न जीएसटी में रजिस्टर्ड है, और एल एंड कंपनी पार्टनरशिप में वो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है। और हाँ, एक्स वाई और एल एंड कंपनी ये सब कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई करते हैं। ओके। Mr. X gets an offer from a customer Messrs W Private Limited, जिसका शॉर्ट फॉर्म में नाम लिखा हमने WPL। ओके, एक्स को ऑफर मिला WPL से टू इशू सम सप्लायर रिलेटेड बिल, मतलब बोगस बिल इशू करने हैं टू मीट द बजट एलोकेशन ऑफ WPL बाय देयर मैनेजमेंट इन रिलेशन टू सिविल वर्क्स बेटा। मतलब WPL को कुछ खर्चे दिखाने अपने बुक्स में बजट पूरा करने के लिए, तो बोला बोगस बिल मिल सकते हैं क्या भाई साहब? एक्स को बोला बेटा मिस्टर एक्स शेल अर्न अ कमीशन ऑफ 20% ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई चार्ज इन द सप्लाई बिल्स एक्सेप्टेड बाय WPL। बिल दोगे उसकी वैल्यू का 20% कमीशन देंगे। बोलो करना है क्या काम? सर मन में लड्डू फूटे। मिस्टर एक्स एग्रीज टू शेयर 50% ऑफ हिज अर्निंग विद मिस्टर वाई फॉर अंडरटेकिंग द अबोव प्रोजेक्ट बेटा। मिल बांट के खाएंगे बेटा, है ना भाई? एक्स और वाई ने एक्स ने वाई को बोला आधा आधा बांट लेंगे सर। ठीक है साहब। तो ऐसे केस में अब क्या हुआ आगे देखना ध्यान से। अब मेरे मालिक इन्होंने क्या किया देखना ध्यान से। मेसर्स एल एंड कंपनी नीड्स अ बैंक लोन फॉर एक्सपांडिंग इट्स बिजनेस ऑपरेशंस एंड द सप्लाई बिल्स इश्यूड टू WPL विल इन्फ्लेट द टर्नओवर ऑफ एल एंड कंपनी बेटा। अब साहब, अब एल एंड कंपनी को भी एक फायदा था बेटा। एल एंड कंपनी को क्या था बेटा? बैंक से लोन चाहिए था, और बैंक ने लोन देने के लिए कंडीशन की आपका टर्नओवर एक लिमिट से क्रॉस होना चाहिए बेटा। तो सर एल एंड कंपनी अगर बोगस बिल इशू कर दे तो इसका टर्नओवर भी क्रॉस हो जाएगा, बैंक लोन मिल जाएगा बेटा, और उधर WPL को बिल मिल जाएंगे, इधर एक्स और वाई को कमीशन मिल जाएगा बेटा। सबके लिए विन 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 हो रहा है बेटा। सर अब देखते ध्यान से, गवर्नमेंट को लॉस हो रहा बेटा, इसमें बोगस बिल हो रहा है सर। अब ऐसे केस में मिस्टर एम एक्स एंड वाई sought advice from their tax consultant जो मिस्टर ए थे हमारे भाई। मिस्टर ए को कंसल्ट किया इन्होंने as to how to execute the above project for the supply bills to be issued to WPL। ओके, तो सर उन्होंने ए से बात करी कि भाई कैसे क्या करेगा। बेस्ड ऑन द गाइडेंस प्रोवाइडेड बाय मिस्टर ए इट इज एग्जीक्यूटेड एज फॉलोज। इसको एग्जीक्यूट कर दिया साहब। एल एंड कंपनी शेल इश्यू सप्लायर रिलेटेड इनवॉइस फॉर स्टील्स, जेली स्टोन्स and cement for rupees 280 lakhs to Mr. X, wherein the delivery site shall be of the WPL, bill to ship to model बेटा। मतलब L and कंपनी बिल लिखेगी X को और माल डिलीवर होगा डायरेक्ट कहाँ पे? WPL की साइट पे बेटा, बिल टू शिप टू बेटा। और X बिल लिखेगा किसको? WPL को। सर आगे देखते हैं। X shall avail and utilize the ITC on the bill of rupees 280 lakhs and shall separately enter in a separate contract with WPL for supply of steel, jelly-stone and cement to be used for construction of foundation of plant and machinery for rupees 280 lakhs। मतलब क्या किया बेटा? एल एंड कंपनी ने एक्स को सप्लाई किया, मतलब एल एंड कंपनी ने एक्स को सप्लाई किया, एक्स ने इसको सप्लाई किया बेटा WPL को बेटा।
ठीक है, तो एल ने एक्चुअली सप्लाई कुछ भी नहीं किया, बोगस बिल दिया बेटा एक्स को, एक्स ने बोगस बिल लिया, बोगस बिल दिया बेटा, 280 का बिल था, 280 का बिल आगे दे दिया बेटा, और इसको जो कंस्ट्रक्शन का बिल दिया है बेटा वो कौन सा, याद है बेटा, ब्लॉक क्रेडिट में कवर नहीं है। अगर आपने किसी प्लांट और मशीनरी का फाउंडेशन या स्ट्रक्चरल सपोर्ट बनाया बेटा तो आईटीसी मिलता है बेटा, बिल भी इसी नाम का दिया बेटा इन्होंने। अब further Mr. X in his individual capacity shall issue labor work related bills of rupees 40 lakhs for the assembly and erection work relating to construction of foundation of plant and machinery undertaken at the site of WPL without actually performing any service बेटा। Mr. X क्या करेगा बेटा, 280 का तो बिल लिखेगा किसका, गुड्स का, और मिस्टर एक्स क्या करेगा बेटा, कितने लाख, क्या 40 लाख है ना बेटा, 40 लाख का बिल लिख देगा किसका, सर्विसेज का बेटा, मतलब 280 लाख के तो गुड्स दिए बेटा, इसने 280 लाख का, एल ने एक्स को बिल लिखा बेटा, क्लियर, एक्स ने 280 लाख का गुड्स का एसडीएस बिल लिख दिया किसको, डब्ल्यूपीएल का, और एक्स ने सर्विसेज भी दी बेटा, हमने फाउंडेशन भी बनाया है, ओके साहब, जबकि एक्चुअली कुछ भी नहीं हुआ सर, सब बोगस बिल है सर। WPL will avail and utilize the ITC on the bills of rupees 280 lakhs and 40 lakh used for underlying supply of goods। 280 plus 40 का उसको उस पे जो जीएसटी पे किया होगा उसका क्रेडिट WPL ले लेगा बेटा, ठीक मालिक। All inventory registers are updated duly by L and company without actual movement of the goods or supply of materials, and some e-way bills are also generated on behalf of Mr. X for the supplies made to work site of WPL। Okay, सर क्या हुआ, एक्स एंड सॉरी एल एन कंपनी ने क्या किया, डॉक्यूमेंट सारे डमी डॉक्यूमेंट बना दिए बेटा, ईवी बिल भी अरेंज कर दिए, ईवी बिल भी बना दिए, कुल मिला के डॉक्यूमेंटेशन पार्ट पक्का बेटा कर, और ट्रांजेक्शन मूव कर लिया बेटा। अब मिस्टर ए एश्योर्स मिस्टर एक्स एंड वाई दैट, ए ने बोला अरे भाई कुछ नहीं होगा, एश्योर्स दैट इन्वेंटरी रजिस्टर्स आर अप टू डेट फॉर मटेरियल मूवमेंट बेटा, भाई ए भी तो कुछ करेगा, गाइडेंस दे दी बेटा, अब वो कंसल्टेंट बेटा, उसने बोला रजिस्टर सारे में मेंटेन कर लूंगा। Compliances pertaining to e-way bill have been done, have been taken care of. Money shall be duly realized as per the bills issued बेटा, सर काम सारा आपका हो जाएगा, ओके मालिक। Mr. X now approaches his friend Mr. P, who is a practicing chartered accountant, for seeking his help in the above management arrangement. However, Mr. P makes Mr. X conversant with the following GST implications that may arise in above arrangement। सरकार एक्स जो एक टैक्स कंसल्टेंट था उसने अपने फ्रेंड मिस्टर पी से अप्रोच किया कि भाई चार्टर अकाउंटेंट हुआ, आप मुझे हेल्प करो इस अबोव अरेंजमेंट में, पर सर हाउएवर मिस्टर पी मेक्स मिस्टर एक्स कन्वर्सेंट विद द फॉलोइंग जीएसटी इंप्लीकेशन दैट में अराइज इन द अबोव अरेंजमेंट बच्चों, ओके। अब सर क्या हुआ, एक्स ने पी से बात करी, भाई सीए साहब थोड़ा बताओ हम सही करे नहीं कर रहे, आप भी आ जाओ इस पार्टी के अंदर, तो सर अब एक्स को पी ने क्या ज्ञान बटा वो देखना बेटा। सबसे पहली बात पी ने उसको बताया, पी मतलब आप लोग सीए बनने वाले बेटा, सर इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय एल एंड कंपनी टू मिस्टर एक्स, क्लियर, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं सर्कुलर के अंदर, वो एज इट इज लैंग्वेज उठा के यहाँ लिखी बेटा पूरी, क्लियर, कि जब एल एंड कंपनी ने एक्स को बिल लिखा होगा, सिंस देर इज नो सप्लाई, केवल बिल इशू किया इसलिए चार्जिंग सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 अट्रैक्ट नहीं होगा, कोई जीएसटी लेवी नहीं हो रहा तो कोई लायबिलिटी नहीं आएगी, कोई लायबिलिटी नहीं आएगी तो कोई पेमेंट की बात नहीं आती है सर, इसलिए सेक्शन नंबर 74 अट्रैक्ट नहीं होगा। पर ऐसे केस में सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 सर क्लोज नंबर 2 का पेनल्टी इस पे अट्रैक्ट हो जाएगा, इशूइंग द इनवॉइस विदाउट एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ, तो ऐसे केस में बोगस बिल आपने इशू किया तो 100% टैक्स इनवॉल्व की पेनल्टी आप पे लग जाएगी अंडर सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर 2 प्लस सर 132 सबसेक्शन 1 के अंदर जेल के प्रोविजन भी दे रखे ना बेटा, आए ना भाई, तो डिपेंडिंग ऑन अमाउंट, अब सिंस यहाँ पे अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व था सर 280 लाख रुपए का जो था ये वैल्यू था या टैक्स था बेटा, सर ये वैल्यू था बेटा, अब इस पे जो भी टैक्स का अमाउंट बन रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा इनके जेल के प्रोविजन कितने अट्रैक्ट होंगे, आया ना भाई, अरे यस या नो, क्लियर, डन, ओके मालिक, ठीक है सर, ओके मालिक। सर अब मैंने आपको ये बता दिया इसके अंदर कि 122 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर 2 का पेनल्टी लगेगा मिस्टर एल एन कंपनी पे, प्लस जेल के प्रोविजन भी अट्रैक्ट होंगे, फाइन भी अट्रैक्ट होगा, 3 साल तक की जेल हो सकती है अगर अबो रुपीज 2 करोड़ का अमाउंट है एंड अप टू रुपीज 5 करोड़ तक का अमाउंट है, टैक्स का अमाउंट है तो बेटा, ठीक है। अब इन गुड्स में टैक्स कितना इन्वॉल्व है वो रेट ऑफ टैक्स नहीं दे रखा, क्या केवल वैल्यू दे, ठीक है मालिक। सरकार फिर इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय एक्स टू WPL, अब मेरे भाई एक्स ने भी तो बिल इश्यू किया बोगस बिल बेटा,
कितने का बिल इशू किया? 280 का गुड्स का इशू किया, 40 लाख का सर्विसेज का इशू किया, डमी बिल इशू किया बेटा किसको? WPL को इशू किया बेटा किसने? एक्स ने। अगेन एक्स ने दो काम किए बेटा, बोगस बिल लिया भी है 280 का, बोगस बिल दिया भी है 280 का बेटा, क्लियर। और सर यहां पे ऐसे केस में सिंस कोई एक्चुअल सप्लाई नहीं थी तो कोई लायबिलिटी आई नहीं बेटा, तो सर इसने जो बोगस बिल के बेस पे क्रेडिट लिया और उसको यूटिलाइज भी बोगस लायबिलिटी के लिए किया बेटा, तो ऐसा गवर्नमेंट की रेवेन्यू को कोई लॉस नहीं हुआ, इसलिए देयर इज नो शॉर्ट पेमेंट, शॉर्ट लेवी, नॉन लेवी और शॉर्ट लेवी बेटा, है ना भाई। नॉन पेमेंट, शॉर्ट पेमेंट, नॉन लेवी, शॉर्ट लेवी वाला कोई मैटर नहीं था, इसलिए सेक्शन नंबर 74 यहां ट्रैक नहीं होता है। सर जो हमने सर्कुलर में पढ़ा वही यहां लिखा है बेटा, और बोल दिया कि यहाँ पे सेक्शन नंबर 122 सब सेक्शन 1 क्लोज नंबर 2 बोगस बिल इशू करने का पेनल्टी प्लस बोगस बिल के बेस पे क्रेडिट लेने वाला पेनल्टी, सेक्शन नंबर 122 सब सेक्शन 1 क्लोज नंबर 7 वाला पेनल्टी इस पे लगेगा, है ना भाई। तो सर 122 सबसेक्शन 1 क्लोज 2 एंड 122 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर 7 का पेनल्टी हमारे मिस्टर एक्स पे लगेगा बोगस बिल लेने की वजह से, और बोगस बिल के बेस पे क्रेडिट लेने की वजह से, और बोगस बिल इशू करने की वजह से, प्लस सर जेल के प्रोविजंस भी इन पे अट्रैक्ट होंगे सर एज पर सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 अगर अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व वो लिमिट क्रॉस करता है तो बेटा, है ना मालिक। ठीक, अच्छा यार ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है क्या? एल एंड कंपनी शेल इश्यू सप्लायर रिलेटेड बिल्स फॉर स्टील जेली स्टोन एंड सीमेंट फॉर रुपीज 280 lakhs टू मिस्टर एक्स, है ना। ये 280 लाख टैक्स का अमाउंट नहीं बेटा, 280 लाख वैल्यू है बेटा। अब वो केस स्टडी बनाते वक्त थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा इंस्टीट्यूट से बेटा, उन्होंने इसको टैक्स का अमाउंट मानते हुए सर जेल के प्रोविजन दे रखे बेटा। ठीक है सर, ये तो वैसे भी केस स्टडी केवल आपको समझाने के लिए ना बच्चों, तो मैंने आपको इसलिए समझा दिया कि टैक्स का अमाउंट अगर मोर देन रुपीज 1 करोड़ और अप टू रुपीज 2 करोड़ है तो 1 साल तक का जेल बोगस बिल के केस में बेटा। बाकी केसेस में मोर देन रुपीज 2 करोड़ अप टू रुपीज 5 करोड़ तो 3 साल तक का जेल, मोर देन 5 करोड़ तो 5 साल तक का जेल बेटा, हाँ ना बेटा। कुल मिला के सेक्शन में 132 सब सेक्शन 1 लगेगा यहाँ पे। आओ बच्चों, सर नाउ जीएसटी इम्प्लीकेशन ऑन मिस्टर ए। अब मेरे मालिक मिस्टर ए पे जीएसटी इम्प्लीकेशन क्या होगा? तो सर अच्छा एक बात और इसके अंदर इसी पॉइंट में ये WPL की बात भी कर ली होगी इन्होंने बेटा। WPL ने अल्टीमेटली क्या किया बेटा? रॉन्ग आईटीसी अवेल किया और उसको यूज किया, अपनी एक्चुअल लायबिलिटी को पे करने में इसने आईटीसी यूज किया होगा बेटा। तो ये सर लास्ट वो पर्सन है जिसने आईटीसी यूज किया है, तो सर गवर्नमेंट को शॉर्ट पेमेंट हुआ बेटा इतना, जितना शॉर्ट पेमेंट हुआ सर वो 74 में कवर हो गया, सेक्शन में 74 में कवर हो गया, मतलब 100% टैक्स इन्वॉल्व इज द पेनल्टी का अमाउंट बेटा, क्लियर। ये WPL पे लगेगा बच्चों, इस पर सेक्शन में 74 और 74 जिस पे लग रहा है उस पर 122 का कोई पेनल्टी चार्ज नहीं होगी, आया ना मालिक। क्लियर, डन, ये पॉइंट खत्म होता है अब। और हाँ जेल के प्रोविजन तो लगेंगे, ठीक है मालिक। ये 74 वाला पेनल्टी है WPL पे बेटा, और जेल के प्रोविजन अट्रैक्ट होंगे अगर अमाउंट क्रॉस करता है जो 132 सबसेक्शन 1 में देखा है, तो वो टैक्स का अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। चलिए सर अब लास्ट वो जो कंसल्टेंट भाई साहब थे, अब तेरा क्या होगा कालिया? तो सर अगर कंसल्टेंट इज हेल्पिंग देम इन डूइंग ऑल दीज ट्रांजेक्शंस, तो ऐसे केस में सेक्शन नंबर 122 सबसेक्शन 3 में बोला है क्या? एनी पर्सन who has aided or abetted the offense specified above बेटा, उस पे सेक्शन 122 सबसेक्शन 3 का पेनल्टी लगता है, और वो बोलता है कि 100% टैक्स इन्वॉल्व का पेनल्टी इस पे भी लगेगा, क्लियर, समझे मेरी बात। एंड सर 122 सबसेक्शन 3 का पेनल्टी उस कंसल्टेंट पे भी लगेगा, प्लस दिस ऑफेंस इज आल्सो पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड कंडीशन। 132 सबसेक्शन 1 में इस पे भी पेनल्टी के, इस पे भी इंप्रिजनमेंट है। अब कंसल्टेंट और ये सब मिलके जेल जाएंगे बेटा, अंदर ही बोगस बिल खेलते रहेंगे, क्लियर, डन। अब मिस्टर पी जो सीए था बेटा, उसके लिए यह लाइन लिख दी बेटा, एक क्या लिखी बच्चा? मिस्टर पी अप्राइज्ड मिस्टर एक्स दैट if any chartered accountant advises Mr. X on above arrangement, then he will also be punishable with penalty in terms of section number 132 subsection number 3 for aiding or abetting the offences specified above, and may also be punishable with imprisonment subject to specified condition बेटा। imprisonment के अट्रैक्ट होंगे बेटा उस कंसल्टेंट पे भी बेटा। फर्दर ही में ऑल्सो बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, तो अगर आप सीए हो तो कोड ऑफ एथिक्स भी अट्रैक्ट होंगे, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट भी होगा, बैंड भी बजेगी बच्चा, आया ना भाई, डन। ये पूरा केस स्टडी खत्म होता है। अब आपने अगर नोटिस किया हो तो इसके अंदर कोई नई बात हमने नहीं पढ़ी है। अच्छा, जिनको बोगस बिल का सर्कुलर पूरा सर जिसने नहीं पढ़ा है ढंग से उसको शायद हो सकता है बाउंस लगा होगा बेटा, पर जिन्होंने सर्कुलर पढ़ा हुआ बोगस बिल का अच्छे से माहौल बन गया होगा सर। आइए, और खुशी हो रही होगी आपको कि हाँ सर आराम से सोल्व हो गया, कोई हेडेक नहीं एग्जाम के लिए बेटा। आइए केस स्टडी नंबर 2, डूडल LLC इज एन एंटिटी रजिस्टर्ड इन जर्मनी बेटा। ये OI बताता हूं आपको, ये OIDAR सर्विस दे रही है इंडिया के अंदर बेटा,
ठीक है सर। अगर आउट ऑफ इंडिया से आप इंडिया में OIDR सर्विस देते हो बच्चों, तो पहली बात तो ये, अगर आपके कस्टमर अनरजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो भले ही आप जर्मनी में हो पर आपको इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और अगर आपका फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में है तो ठीक है, नहीं है तो आपका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इंडिया में होना चाहिए, वो भी नहीं है तो यू विल हैव टू अपॉइंट अ पर्सन इन इंडिया हु विल पे टैक्स ऑन योर बिहाफ और सारे कंप्लायंस को कर। तो वही केस है बच्चा, डूडल LLC। और अच्छा केस है बेटा ये, दिस इज अ गुड केस। एंड सर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है बेटा। अच्छा, ऊपर वाला इसका बोगस बिल का क्वेश्चन ऑलरेडी पास्ट एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो ऊपर वाला केस तो मोर और लेस रिपीट ही हुआ है सर, एक तरह से बोगस बिल वाला ही केस था बेटा। ये एक तरह से नया पॉइंट हो सकता है, इसलिए एग्जाम्स के लिए मैंने बोला आपको हो सकता है इंपॉर्टेंट हो सकता ना हो। सर हम तो वैसे भी सारे पॉइंट पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे माहौल के साथ बेटा। सरकार, डूडल LLC इज एन एंटिटी रजिस्टर्ड इन जर्मनी and is engaged in providing OIDR service, online services across multiple countries including India also. The service offerings include certain services which are covered within the purview of OIDR service बच्चा, online information and database access or retrieval services, मतलब OIDR service बच्चा, liable to GST in India, ठीक है साहब। Since Doodle LLC does not have any place of business in India, it appointed one of its employees, Mr. X, as its authorized representatives for all the purposes in India, which includes undertaking GST compliances, and also as an authorized signatory for any other regulatory compliance in India. Mr. X is not a CA, क्योंकि CA कभी गलत काम नहीं करता बेटा, अब ये X गलत काम करने वाला बेटा। सर, Mr. X is a partner in XYZ and Associates LLP. Post appointment of Mr. X, following chain of events unfolded बेटा। सर मिस्टर एक्स का अपॉइंटमेंट हुआ, उसके बाद इसने कुछ कारनामे किए। सर अब देखते हैं सर कारनामे क्या क्या किए बेटा। फर्स्ट, अच्छा कंक्लूड करता हूं बेटा, अब तक पढ़ा है वो। डूडल LLC जर्मनी की कंपनी है बेटा, वो इंडिया में OIDR सर्विस दे रही है। उसने मिस्टर एक्स को अपॉइंट किया कि आप हमारे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में होंगे बेटा सर, और आप ही GST के सारे कंप्लायंस हमारे करेंगे। अच्छा, अब मिस्टर एक्स जो है वो एक कंपनी है XYZ एंड एसोसिएट्स LLP, उसमें पार्टनर भी है। ओके, अब सर फॉलोइंग चेन ऑफ इवेंट्स हुए बेटा, क्या क्या। मिस्टर एक्स होशियार है बेटा, बीइंग एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डूडल LLC मेड एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज एन OIDR सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया। सर मिस्टर एक्स बीइंग एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डूडल LLC मेड एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है साहब, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। एंड अंडरटुक अदर GST कंप्लायंसेस, ठीक है मालिक, सारे कंप्लायंस किए बेटा। Subsequently, Mr. X started filing the monthly GST returns and made payment of applicable GST in India on behalf of Doodle LLC बेटा, ठीक है सर, कोई तकलीफ नहीं यहाँ तक सर। In lieu of such services, Mr. X was being remunerated a fixed sum on monthly basis as professional fee, उसको professional fee मिलती थी बेटा monthly base पे। The appointment of Mr. X was in his personal capacity and not a professional service contract with the partnership firm XYZ and Associates LLP बेटा। मतलब मिस्टर एक्स जो था ना बेटा, वो भले ही पार्टनर होगा XYZ एंड एसोसिएट्स में, पर उससे डूडल LLC को कोई मतलब नहीं था। डूडल LLC ने मिस्टर एक्स को अपॉइंट किया, XYZ एंड एसोसिएट्स को अपॉइंट नहीं किया बेटा, ठीक है साहब, ठीक। हाउएवर, फॉर रिकवरी ऑफ द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड मंथली रेम्युनरेशन फ्रॉम डूडल LLC, द इनवॉइस, अब सुनना बेटा, एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज वर इश्यूड बाय मिस्टर एक्स इन द नेम ऑफ हिज पार्टनरशिप फर्म। ये लो बदमाशी चालू यहां से बेटा। सर मिस्टर एक्स ने खुद ने बिल नहीं लिखा डूडल LLC को, मिस्टर एक्स का एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट डूडल LLC का एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट था मिस्टर एक्स से, पर मिस्टर एक्स ने कुछ टैक्स के बेनिफिट लेने के लिए, GST के बेनिफिट लेने के लिए, अभी बताने वाला हूं मैं, बिल इश्यू करवाया। किसके नाम से? XYZ एंड एसोसिएट्स LLP के नाम का बिल से बिल इश्यू कराया। मतलब ये दिखाया ऑन रिकॉर्ड कि XYZ एंड एसोसिएट्स सर्विसेज दे रही है, प्रोफेशनल सर्विसेज किसको? डूडल LLC को GST कंप्लायंस वाले सारे काम के लिए। क्लियर? तो सर the corresponding refund benefit was claimed by partnership firm of X for input tax credit against such export of services invoices। मतलब भाई मिस्टर एक्स जो था ना बेटा, उसके पास कोई बहुत बड़ा धंधा नहीं था बेटा, उसके पास कोई ITC वगैरह नहीं हुआ करता था। अब उसने क्या दिमाग लगाया, अगर यही सर्विसेज का बिल XYZ एंड एसोसिएट्स लिखेगा किसको? डूडल LLC को बेटा, तो ऐसे केस में सिंस ये सर्विसेज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के स्कोप में आ रही है, मिस्टर एक्स अगर खुद के नाम का बिल इशू करेगा तो उसके पास कोई ITC है ही नहीं, वो किसका रिफंड लेगा बेटा?
तो उसने क्या किया, एक्सवाइजेड एंड एसोसिएट्स के नाम का बिल लिखवाया किसको, डूडल एलएलसी को। अब एक्सवाइजेड एंड एसोसिएट्स के पास में अगर एक्सेस बैलेंस ऑफ आईटीसी होगा तो वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के अगेंस्ट रिफंड ले पाएगा बेटा। क्लियर, ये दिमाग लगाया बेटा। अब फर्दर क्या किया उसने, और देखना और कांड किया बेटा, अभी तो खत्म नहीं हुए। डूडल एलएलसी अपॉइंटेड इन्फ्लुएंसर्स इन इंडिया टू प्रमोट इट्स सर्विसेज इन इंडिया बेटा। होता ना आजकल यूट्यूब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बेटा, अपना बिजनेस प्रमोट करने के लिए डूडल एलएलसी ने कुछ इन्फ्लुएंसर अपॉइंट किए। The tax invoices of such influencer were received by Mr. X in the name of XYZ and Associates LLP. लो साहब, इन्फ्लुएंसर ने बिल सर्विसेज दी किसको, डूडल एलएलसी को, पर उस इन्फ्लुएंसर को एक्स ने बोला क्या बिल लिखोगे किसका नाम का, XYZ एंड एसोसिएट्स के नाम का, जिनके बिल के बेस पे वो आईटीसी ले लेगा बेटा। एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट वाज अवेल्ड बाय द पार्टनरशिप फर्म फॉर सच सर्विसेज। ओके भाई, सर इन्फ्लुएंसर ने बिल लिखा किसको, पार्टनरशिप फर्म को, और पार्टनरशिप फर्म ने उनके बिल के बेस पे क्रेडिट ले लिया। सेड आईटीसी वाज यूटिलाइज्ड फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जो उनकी अदर सप्लाईज थी उसके लिए उस आईटीसी को यूज कर लिया बेटा। हाउएवर द एक्चुअल सर्विस रेसिपिएंट इन सच केस वाज डूडल एलएलसी बेटा। एक्चुअल सर्विस रेसिपिएंट डूडल एलएलसी था, पर बिल किसके नाम का लिखा है बेटा, एक्सवाइजेड के नाम पे लिखा है, और एक्सवाइजेड ने उन सर्विसेज पे जो बिल आया उस पे जो जीएसटी था उसका आईटीसी लिया, आईटीसी यूज भी कर लिया बेटा। सब्सिक्वेंटली Doodle LLC was required to submit certain affidavits and accounting records before the office of the Enforcement Directorate. ED ने पकड़ लिया इनको बेटा। अब being an authorized representative or signatory of Doodle LLC, Mr. X approached Mr. P, a practicing chartered accountant, to prepare the affidavits and accounting records which included crucial financial information and data of Doodle LLC. साहब X फंस गए बेटा। अब एक्स ने कहा कहीं पकड़ने में नहीं आ जाए बेटा, तो सीए के पास गए बेटा। सीए को बोला साहब डॉक्यूमेंट तैयार करो, एफिडेविट तैयार करो, सो दैट एकदम सही सिस्टम नहीं बनाना साहब, ताकि हम पकड़ नहीं जाए। ही इलेबोरेटेड द एंटायर अरेंजमेंट अमंग डूडल एलएलसी, मिस्टर एक्स एंड एक्सवाइजेड एंड एसोसिएट्स एलएलपी टू मिस्टर पी बेटा। सारा सच बता दिया मिस्टर पी को मिस्टर एक्स ने कि ये हमने अरेंजमेंट कर रखा था साहब, ऐसे से बिलिंग हम करते हैं। ही फर्दर रिक्वेस्टेड मिस्टर पी टू सर्टिफाई एंड अटेस्ट सच रिकॉर्ड्स which would be prepared and compiled by Mr. P in the capacity of a practicing CA for submission before ED बेटा। सर वो मिस्टर पी को क्या बोलता है, प्रैक्टिसिंग सीए को, सर आप मैंने आपको सब कुछ सच बता दिया, पर हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ आप देख लो और साहब इस तरह से बनाओ और फिर उसको सर्टिफाई करो सर, एफिडेविट दे दो सर, सो दैट हम ईडी को सबमिट कर पाए। और ईडी सिंस प्रैक्टिसिंग सीए बेटा आपकी सिग्नेचर पे आपके बात पे विश्वास करता है साहब, वो तो है ना। अब ऐसे केस में मिस्टर पी ने मिस्टर एक्स को बताया कि भाई ये इंप्लीकेशन, दिमाग खराब मत करना साहब, देखना ध्यान से। आइए सरकार सुंदर सा पॉइंट देख लेते हैं हम। सर इस केस में अब जीएसटी इंप्लीकेशन क्या होंगे मेरे मालिक, सर सिंपल देखो क्या हुआ। सबसे पहली बात डूडल एलएलसी जो जर्मनी कंपनी बेटा, उसको इनवॉइस इशू करना था मिस्टर एक्स को। एक्चुअली सर्विसेज दी मिस्टर एक्स ने, पर बिल इशू करवाया किसके नाम से, एक्सवाइजेड एंड एसोसिएट्स एलएलपी के नाम से बेटा। तो सर सबसे पहला जो ऑफेंस किया है वो क्या है, क्या इनकरेक्ट इशुएंस ऑफ इनवॉइस for export of service and claim of refund of ITC on the basis of such export of service related invoice। तो सर पहली बात तो ये, सबसे पहला पॉइंट, एक्चुअल सर्विस किसने दी थी डूडल एलएलसी को, मिस्टर एक्स ने। तो क्या मिस्टर एक्स ने डूडल एलएलसी को सर बिल इशू किया, क्या आंसर इज नो। तो सर सबसे पहला ऑफेंस तो ये हो गया कि मिस्टर एक्स हैज नॉट इशूड द इनवॉइसेज इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज सप्लाइड बाय हिम। क्लियर, और वो आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकता कि नहीं नहीं मेरे बिहाफ पे मेरी फर्म ने बिल इशू कर दिया ना। अरे फर्म और एक्स दोनों कौन है, अलग अलग पर्सन है बेटा। फर्म एंड एक्स दोनों क्या है, सेपरेट पर्सन से, दोनों का पैन नंबर अलग है बेटा। इसलिए सबसे पहला पेनल्टी लगेगा किस पर, मिस्टर एक्स पर, फॉर नॉन इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस। तो सर नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, नॉन लेवी ऑफ टैक्स बेटा, हाँ है ना भाई, सेक्शन नंबर 74 में कवर हो जाएगा। और सबसे पहला पेनल्टी लगेगा किस पर, मिस्टर एक्स पे, फॉर नॉन इश्यूएंस ऑफ सर्विसेज, नॉन इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज सप्लाइड बाय हिम। क्लियर, 100% टैक्स इन्वॉल्वड इज द पेनल्टी का अमाउंट बेटा। ओके, सेकंड बात सरकार मेसर्स एक्सवाइजेड एंड एसोसिएट्स ने क्या किया बेटा, विदाउट सप्लाई ऑफ सर्विसेज इनवॉइस इशू किया किसको, डूडल एलएलसी को बेटा, है ना। तो सर बोगस बिल इशू किया एक तरह से बेटा, है ना मेरे मालिक। तो सर एक्सवाइजेड एंड एसोसिएट्स एलएलबी ने विदाउट सप्लाई ऑफ सर्विसेज इनवॉइस इशू किया टू डूडल एलएलसी विदाउट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो सर अगेन बोगस बिल इशू करने वाला प्रोविजन का पेनल्टी, सिंस एक्चुअल सप्लाई नहीं था इसलिए 74 नहीं लगेगा, पर 122 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर 2 का पेनल्टी एक्सवाइजेड एंड एसोसिएट्स पे लग जाएगा फॉर बोगस इशुएंस ऑफ इनवॉइस। थर्ड, सर
XYZ एंड एसोसिएट्स ने ये जो इनवर्स इश्यू किया है, इसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस दिखाते हुए सर सर इसको एक्सपोर्ट दिखाते हुए आईटीसी का रिफंड क्लेम किया उसने बेटा। एंड सर अगर आपने इनकरेक्ट रिफंड क्लेम किया है और आईटीसी ऑन द बेसिस ऑफ इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट, इनकरेक्ट इनवॉइस के बेस पे, तो अगेन सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर 8 का ये ऑफेंस भी है। तो XYZ एंड एसोसिएट्स पर एक तो बोगस बिल इशू करने का पेनल्टी लगेगा, एक इन एलिजिबल रिफंड का रिफंड क्लेम करने के लिए, इन एलिजिबल रिफंड का रिफंड क्लेम करने के लिए क्लोज नंबर 8 का पेनल्टी भी लग जाएगा। ये क्लोजेस नंबर अगर आपको याद होता है ठीक है, नहीं याद होता तो कोई बात नहीं सर। प्लस सर जेल के प्रोविजन तो है ही बेटा, है ना भाई, सेक्शन नंबर 132(1) में बेटा, है ना भाई, डिपेंडिंग ऑन अमाउंट इन्वॉल्व। ओके मालिक, ठीक। नेक्स्ट, अवेलमेंट ऑफ आईटीसी विदाउट एक्चुअल रिसीट ऑफ गुड्स, विदाउट एक्चुअल रिसीट ऑफ सर्विसेज बच्चा। अब क्या हुआ बेटा, वो इन्फ्लुएंसर बच्चा जो डूडल एलएलसी को सर्विसेज दे रहे थे, पर सरकार मिस्टर एक्स ने बोला क्या, आप XYZ एंड एसोसिएट्स के नाम का बिल बनाओ बेटा। अब XYZ एंड एसोसिएट्स के नाम का बिल बनाया किसने, उन इन्फ्लुएंसर ने, जबकि वो सर्विसेज एक्चुअली प्रोवाइड करी थी डूडल एलएलसी को बेटा। अब इन इनवॉइसेस के बेस पे XYZ एंड एसोसिएट्स ने, वो पार्टनरशिप हमने क्या कर दिया, आईटीसी लिया बेटा। तो रॉन्गफुल अवेलमेंट ऑफ आईटीसी ऑन द बेस ऑफ रॉन्ग इनवॉइसेस विदाउट एक्चुअल रिसीट ऑफ सर्विसेज, बोगस बिल के बेस पे क्रेडिट लिया बेटा एक तरह से, है ना सर। XYZ and associates received invoices from influencers who were actually providing services to Doodle LLC beta. Further, ITC related to such invoice was availed by XYZ and associates LLP in contravention of the provisions of section number 16. Section number 16 subsection 2 क्लोज में भी बोलता है कि गुड्स और सर्विस बोथ मस्ट बी रिसीव्ड। सर्विस रिसीव हुई नहीं, आपने कल बिल के बेस पे क्रेडिट ले लिया बेटा। Accordingly, the ITC availed and utilized by XYZ LLP और फर्दर सप्लाई ऑफ सर्विस इज इनकरेक्ट। आईटीसी जो लिया वो गलत है बेटा, इसलिए यहाँ पे सेक्शन नंबर 74 का डिमांड लगेगा, क्योंकि सर आपने शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स किया, जो आईटीसी जितना यूज किया उतना शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स हो गया, अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा बेटा। एज एक्चुअल सर्विस रेसिपिएंट वाज डूडल एलएलसी एंड नॉट द XYZ LLP। क्लियर, सच ऑफेंस इज आल्सो पनिशेबल विद फाइन एंड इंप्रिजनमेंट एज पर सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 बेटा, है ना भाई, ठीक सर। लास्ट पॉइंट, जीएसटी इंप्लीकेशंस ऑन मिस्टर एक्स। अब मिस्टर एक्स पर जीएसटी इंप्लीकेशन क्या आएगा बेटा, अच्छा अब मिस्टर एक्स जो था ना बेटा, मास्टरमाइंड तो ये था बेटा, इसने एक्चुअली सर्विसेज सप्लाई करी, इसको डूडल एलएलसी ऊपर बिल नहीं इशू किया बेटा, है ना बेटा। तो सर उसके बारे में तो हमने बात ऑलरेडी कर ली बेटा, पर एक्चुअल मिस्टर एक्स की डायरेक्शन पे ये सारे काम हुए, ही रिटेन द बेनिफिट आउट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन बेटा। तो सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 एक पेनल्टी बेस पे लगेगा, पढ़ो बेटा। Mr. X was fully involved in wrongdoings in terms of the business transaction of Doodle LLC in India. Further, he was the authorized representative and signatory of Doodle LLC in India. Mr. X is liable to penalty under section 122 subsection 1A कि जिसके इंस्टेंस से सारे ट्रांजेक्शन किए गए एंड जिसने बेनिफिट आउट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन रिटर्न किया। एंड सेक्शन नंबर 122 सबसेक्शन 3, 122 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है बेटा, अगर आपने किसी को ऑफेंस करने में मदद करी बेटा, क्लियर, as he was involved in aiding or abetting the offense committed hereunder at his instances and has also derived monetary benefits from such practices। तो 122 subsection 1A और subsection 3 दोनों का पेनल्टी इस पे X पे और लगेगा बेटा, है ना। दिस ऑफेंस में ऑल्सो भी पनिशेबल अंडर सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व, जेल कितना होगा डिपेंड करेगा बेटा। क्लियर, डन। ये इंप्लीकेशन मिस्टर एक्स पे बताया मैंने, ये इंप्लीकेशन मैंने XYZ एंड एसोसिएट्स पे बताया मैंने, और ओरिजिनली मिस्टर एक्स ने जो एक तरह से सप्लाई के पर बिल इशू नहीं किया तो उस पर 74 का पेनल्टी भी लगेगा, ये हम पढ़ चुके बच्चों, हाँ है ना भाई, ठीक साहब। अब सर ये देख लीजिए बेटा, इफ अ सीए टेक्स अप द असाइनमेंट ऑफर्ड बाय मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स ने वो प्रैक्टिसिंग सीए को बोला था आप ये काम कर लो साहब, सर्टिफिकेट दे दो हमको साहब, एंड ऑल्सो अटेस्ट और सर्टिफाइज द डूडल एलएलसीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दैट वुड बी प्रिपेयर्ड बाय हिम for submission before enforcement directorate in India, then he may be held guilty of professional misconduct, और professional misconduct हो सर दोषी पाया जाएगा, एंड सर अकॉर्डिंगली कोड ऑफ एथिक्स के अकॉर्डिंग, सीए एक्ट के अकॉर्डिंग उस पर पेनल्टीज वगैरह भी लगेगी। क्लियर, एंड सर उस पर एक्शन लिए जाएंगे बेटा, हाँ है ना भाई, डन। ये केस स्टडी नंबर 2 भी खत्म होता है। अब आई होप आपको चीजें समझ में आ रही, आई होप माहौल बन रहा है बेटा। सर चलिए हम ले लेते एक छोटा सा ब्रेक, पर तब तक आप ये केस स्टडी वगैरह जितना भी हमने पढ़ा है वो रिवाइज करिए, बस 2 केस स्टडी और बचा है बेटा, ठीक है, पर कोई बात नहीं, अपने कोई जल्दी नहीं बेटा, ये 2 केस स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेते बेटा, ओके। पर यहां तक आपके एंड पे होना चाहिए बेटा, माहौल जबरदस्त शानदार होना चाहिए बेटा, क्लियर। हैव अ ब्रेक, पर मेरा ब्रेक देने का कारण क्या बेटा, ये दोनों केस स्टडी और जो हमने ऊपर पढ़ा है वो आपके एंड पे एक बार रिवीजन हो जाना चाहिए। देखा जाए तो जीएसटी एथिक्स के अंदर कोई टफ पॉइंट नहीं है, कोई टेक्निकल पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं है सर जो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए उसी को ही
इन सबको एक जगह कंपाइल करके एक बीइंग अ सीए आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या पेनल्टी के प्रोविजंस यहाँ अट्रैक्ट होते हैं, वो सब यहाँ दिए हुए। मुझे गट फीलिंग है कि इस बार इनमें से या इस तरह का कोई केस बन के एक बार एग्जाम में आना चाहिए बेटा। ओके डन। चलिए सरकार मिलते हैं ब्रेक के बाद, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बाकी के 2 केसेस। ओके डन, बाय बाय, टेक केयर। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। माहौल जबरदस्त शानदार।